बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एलओसी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में बसने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से वहाँ पर गुजारा करते हैं। एक तरफ पे भारत की जारियत है तो दूसरी तरफ पर उन मासूम बच्चों के क्या जज्बात हैं पाकिस्तान को लेकर। वहाँ के नौजवान, वहाँ के शहरी पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या जज्बात रखते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें कश्मीरी बच्ची अपने वतन से मोहब्बत का एक दर्द बयान कर रही है और पाकिस्तान आर्मी से अपनी मोहब्बत का जिक्र कर रही है। पहले देखते हैं वो वीडियो। खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी। खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी। वो अमन वो चमन का नजारा, वो अमन वो चमन का नजारा। ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर तुम्हारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर तुम्हारा। चारों तरफ तो पहले सुकून ही सुकून था, चारों तरफ तो पहले सुकून ही सुकून था। अब हमको वतन से इश्क था, जुनून था। अब वहाँ कत्ल है, अब वहाँ खून है। मेरी औलाद मेरे कश्मीर से महरूम है, महरूम है, महरूम है, महरूम है। मेरा कश्मीर सवारा क्यों जब इसको यूं जड़ना था। मेरा कश्मीर सवारा क्यों जब इसको यूं जड़ना था। खुशगवार मंजर पे खंजर क्यों चलाया। वो अमन वो चमन का नजारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर तुम्हारा। ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर तुम्हारा। जी नाज़रीन, आपने देखी वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं कि जहां इन बच्चों के हवाले से अगर बात करते हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो इन बच्चों को दरपेश मसाइल जो हैं उसमें एक मसला तालीम का भी है। साइड फाउंडेशन जो है वो इसमें अपना किरदार किस तरह से अदा कर रही है और साइड फाउंडेशन ने नीलम ही को क्यों चुना कि यहाँ के बच्चों को तालीम दी जाए और यहाँ के जो बच्चे हैं इनके इस हसूल में ये किस तरह मावन साबित होते हैं, ये सब जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में साइड फाउंडेशन की जनरल मैनेजर हैं डॉक्टर साइमा शबान। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ऑपरेशनल मैनेजर हैं साइड फाउंडेशन के अब्दुल्ला मुजफ्फर। डॉक्टर साइमा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि साइड फाउंडेशन की बात की जाती है तो साइड का मतलब क्या है, ये पहले मेरे नाज़रीन को बताइए, और साइड फाउंडेशन के मकासद क्या हैं? बहुत शुक्रिया आपका साइट फाउंडेशन को अपॉर्चुनिटी देने का कि साइट अपना विजन और मिशन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सके। साइट का मकसद है, सबसे पहले मतलब मैं बता दूं कि चेंज यूथ थ्रू एजुकेशन। ये एक एजुकेशन ही है जिसके ज़रिए हम पूरी यूनिवर्स में तब्दीली ला सकते हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एजुकेशन ही वाहिद ज़रिया है जो ज़िंदगियों को चेंज कर सकता है। तो इस मिशन के साथ साइट ने अपनी वर्किंग 2500 के साथ स्टार्ट की और कुछ बच्चों को स्पॉन्सर करके अर्ली स्टेज में, और अल्हम्दुलिल्लाह 5000 प्लस बच्चों के साथ और 24 प्लस स्कूल्स के साथ एजुकेशन के विजन को ही लेके आगे चल रहे हैं। सही। अच्छा, जो एजुकेशन के हवाले से बात की जाती है तो अब्दुल्ला, हमने ये देखा है कि लिटरेसी रेट जो है वो आज़ाद कश्मीर का या नीलम वैली का रादर देन बाकी पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, हाई नज़र आता है। इसकी रीज़न क्या है? क्या वहाँ पर आप लोगों के वर्कआउट की वजह से लोग जो हैं वो उस तरफ मोटिवेट हुए हैं या इसकी कोई और भी वजह हो सकती है? थैंक यू मैम, हमें प्रोग्राम में आपने मेहमान के तौर पे बुलाया।
इसके ऊपर ये मैं कहूँगा कि वो इलाका बहुत ज़्यादा सफ़र किया हुआ है। हम लोग तो यहाँ पे बैठे हैं जन्नत में कह लें एक किस्म का। वहाँ पे 6 महीने स्कूल बंद रहते हैं बर्फ़बारी की वजह से भी, जी। और उसके बाद इनका जो आपका है शेलिंग की वजह से, इंडियन फायरिंग की वजह से। तो उनमें एक तो जज्बा बहुत ज़्यादा पढ़ने का, और दूसरा वहाँ पे उनके सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक यही चीज़ है कि वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें, क्योंकि ज़्यादातर जो तबका है वो सारा मजदूर तबका है वहाँ जी। पे। अच्छा, मजदूर तबके की अगर बात की जाती है तो डॉक्टर साइमा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप रह भी रहे हो पहाड़ों के ऊपर और आपका जो ज़िंदगी का जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है शहर की निस्बत, और वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो इतनी आसान नज़र नहीं आती है जैसे कि शहर में सहूलियात लोगों के पास होती हैं। बच्चों को घरों से निकालना और स्कूल तक लेकर आना, कि जहाँ पर ज़राए आमदन भी बहुत कम है और अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे स्कूल तक चल कर आना या दरिया को क्रॉस करना, ये वो बातें हैं कि जिन बातों को सोचकर बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो यही चाहते हैं कि बच्चा बजाय से कि किसी एक्सीडेंट का शिकार हो, किसी ट्रबल में पड़े, वो घर में रहे, खेतों में काम कर ले, कोई मेहनत मजदूरी कर ले। तो बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना जो है, ये इसमें साइड फाउंडेशन का कैसा किरदार है और कैसे आप उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो स्कूल्स तक जाएँ? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से कि बहुत अरसे से साइट इसी सोच में था कि मोस्टली जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो घरों से बाहर बच्चे हैं, उनको कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि पहले साइट की वर्किंग में जस्ट था कि बच्चों की फीस प्रिंसिपल को स्पॉन्सर की जाती थी, फैमिली को इसका कोई बेनिफिट नहीं होता था। तो अब साइट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, डोनेट अ गोट। इस के तहत एक बच्चे की फैमिली को एक गोट जो है वो दी जाती है। तो उसका प्रोसेस ये है कि उनसे पहले कमिट किया जाता है कि 1 साल बाद वो एक बकरी का बच्चा जो है वो वापस देंगे, और फिर वही एक बच्चा नेक्स्ट किसी और फैमिली में उनकी कम्युनिटी को दे दिया जाएगा। मतलब ये कि आप उनको एक बकरी डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे के लिए तैयार होते हैं कि बच्चा जो है वो स्कूल की तरफ भी जाएगा, और वो बकरी जो है वो उनके लिए हर तरह से मुफीद है। सोर्स ऑफ फंडिंग हो जाएगी, उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगी। और फिर आगे ये भी कि अगर हमने 20 बकरियां दी हैं एक एरिया के एक स्कूल के बच्चों को, तो वही 20 अगले साल में 40 हो जाएंगी, 40 से 80 हो जाएंगी। तो इस तरह से ये जनरेट उनकी ही एरिया और कम्युनिटी को ये फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रॉन्ग करेगा। सही। अब्दुल्ला, आप ऑपरेशनल मैनेजर हैं साइट फाउंडेशन के, आप कैसे उन मुस्तहिक बच्चों को ढूंढते हैं और बिलखुसूस ऐसे इलाकों में कि जहां पर रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो बाकी इलाकों के निस्बत देखा जाए तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है? मैम, हम लोगों का एक SOP बना हुआ है, उसके थ्रू हम यानी कि स्क्रूटनी करते हैं जो भी डोनर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। फिर हम जाते हैं, देखते हैं कि डिज़र्विंग कौन है, अंडर प्रिविलेज इलाकों के अंदर लोगों को ढूंढते हैं। ज़्यादातर जिनको हमने ये बकरियां दी हैं वो बेवा औरतें और यतीम बच्चे हैं। सही। उनके साथ काम करें, उनको हम लोगों ने उनसे ये हमारी है कि वो वहाँ पे एक बगोटी, उसको वो अपनी ज़ुबान में कहते हैं, बकरी ही उनसे लेनी है 1 साल के अंदर। हमने वो हम आगे उन्हीं तरह के जो डिजर्विंग है उन लोगों को देंगे। वो अच्छा, एक जब आप किस्म का किसी को स्नोबॉल बन जाएगा। आप जब किसी को एक बकरी डोनेट करते हैं, क्या उससे पहले क्या आप उन लोगों से कुछ पैसे लेते हैं? किस तरह से डोनेट की जाती है वो बकरी, ये भी मेरे नाज़रीन को बताइए। और ये बकरी डोनेट करने का ख्याल क्यों आया आप लोगों को कि बकरी डोनेट करनी चाहिए यहाँ पे? वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम के कुछ भी नहीं है। वो ज़्यादातर यही बकरियाँ चढ़वाते हैं या फिर मकई सिर्फ वो उगाते हैं वहाँ पे, और कुछ चीज़ नहीं है उनके पास। मजदूर तबका कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो वो काम कर लेते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है उन लोगों के पास। और मर्द हज़रात जो हैं वो फिर मुजफ्फराबाद या इधर आज़ाद कश्मीर में किसी भी जगह पे जाके, या रावलपिंडी या इस्लामाबाद आके वो लोग कोई ना कोई मजदूरी कर लेते हैं। लेकिन औरतें वहीं पे होती हैं, बच्चे भी वहीं पे होते हैं। सबसे बड़ा जो इशू है वहाँ पे वही फाइनेंशियल तो है ही है, और सहूलियात कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों का ये एक कोशिश है कि कुछ ना कुछ हम उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकें, कि जिस तरह वो बकरियों की जितने भी बच्चे वगैरह होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता स्नोबॉल बनता जाएगा, बढ़ती जाएंगी, तो वो उनको भी हेल्प होगी और वो लोगों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा कि बच्चों को स्कूल के अंदर वो दाखिल करें। इस तरह से जैसे आप महाना किसी को वजीफ़ा देते हैं तो वजीफ़े की मद में बच्चे जो हैं वो स्कूल की तरफ आते हैं कि वो साथ अपने घर के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। डॉक्टर साइमा, अगर हम बात करते हैं तालीम के हवाले से, जैसे आपने खुद कह दिया कि चेंज यूथ थ्रू एजुकेशन, कि तब्दीली का एक ज़रिया जो है वो तालीम ही है, साइट फाउंडेशन को सिर्फ एजुकेशन सेक्टर पे ही काम करने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि पाकिस्तान के अगर देखा जाए या ओवरऑल अगर बात की जाए तो इश्यूज बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उन पर भी काम किया जा सकता है। वो सेहत का भी हो सकता है, वो किसी और तरह भी हो सकता है, या वो वोकेशनल तालीम के ज़रिए भी हो सकता है, लेकिन आप थ्रू एजुकेशन ही, आपने एजुकेशन को ही क्यों फोकस किया?
अच्छा, इसमें सबसे पहले इस आपके क्वेश्चन का भी जवाब देती हूँ, लेकिन इसके साथ मैं थोड़ा सा कुछ और एडिट जी, करना जरूर, जी, चाहूँ। जरूर। गोड प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूँगी कि तालीम आबाद प्रोजेक्ट है, एक डॉक्टर शुएब साहब इस्लामाबाद में होते हैं, ये उनका आइडिया था। उन्होंने डोनेट की हमें सबसे पहले 20 बकरियां, और 20 बकरियां 20 डिजर्विंग स्टूडेंट्स को दी गई, और फिर इस तरह से ये आइडिया साइट के साथ जुड़ गया। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो तालीमाबाद फाउंडेशन के तवसत से हम लोगों के साथ लिंक हैं। फिर हमारे बीओडीज के अलावा हमारे जानने वालों ने भी एक गोट या जिस तरह से भी जो भी कैपेसिटी है उनकी, उन्होंने डोनेट करनी स्टार्ट की और फाइनेंशियली तौर पे उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना जो है कदम आगे बढ़ाया। अच्छा, अब आप बातें आपके क्वेश्चन इस पे कि आप एजुकेशन की तरफ ही क्यों आए? एजुकेशन साइट के मैनेजमेंट के अलावा पूरी दुनिया में एक ही जरिया है बदलने का, लोगों को बदलने का, लाइफस्टाइल बदलने का, वो है एजुकेशन। काम तो जिस मर्जी सेक्टर में चले जाए जरूरत है, लेकिन एक जब हम टारगेट करते हैं ना कि इस एरिया में रहना है, एजुकेशन में रहना है, और एजुकेशन में रहने के अलावा किस एरिया को आपने फोकस करना है, तो उसमें देखें कि साइट की वर्किंग गवर्नमेंट स्कूल्स में भी नहीं है, साइट की वर्किंग बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं है, ये अंडर प्रिविलेज एरियाज के स्कूल्स हैं। वो स्कूल्स जो सफेद पोश भी आप कह सकते हैं कि जो वो आगे हाथ नहीं फैलाते, जो मोस्ट डिजर्विंग हैं, और उनकी हेल्प आउट करके तो साइट ने सक्सेस स्टोरीज जनरेट की हैं जी। तो 2013 से लेके अब तक का सफर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से गुजरा, तो उसमें स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बिलीव होता गया कि एजुकेशन ही पहला कदम है और उस पे फोकस किया जाए, उस पे फोकस। लेकिन आपने जो एरिया चूज किया है वो एरिया बहुत ज्यादा कठिन है और दुश्वार गुजार रास्ते हैं वहाँ के। आपने सिर्फ उस एरिया को ही फोकस क्यों किया? क्योंकि आप रूरल पंजाब की तरफ भी जा सकते थे। लोग अपने लिए इजी टास्क रखते हैं, आपने इतना टफ टास्क क्यों रखा? इसमें ये बताना चाहूंगी मैं कि स्टार्टिंग तो हमारी सांधा के इलाके से हुई, प्राइवेट स्कूल से कुछ बच्चों के साथ। उसके अलावा छांगा मंगा भी गए और फिर उस केपीके में और एजेके में भी। लेकिन फिर ज्यादातर हमें जरूरत महसूस हुई कि मोस्ट टैलेंटेड और मोस्ट नीडेड एरिया जो है एजेके का, जैसे अब्दुल्ला ने बताया कि एलओसी की वजह से और दूसरा भी स्ट्रेस और फियर है, तो इसमें क्या चीज उनको हेल्प आउट करती है? एजुकेशन। उनको क्या चीज सक्सेसफुल करेगी? एजुकेशन। उनको ये ट्रॉमा और ये साइकोलॉजिकली क्या चीज सपोर्ट करेगी? एजुकेशन। और फिर नेक्स्ट, जैसे उनकी अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं है उस इलाके में, तो फिर एजुकेशन ही एक ऐसा उनके लिए हेल्पिंग हैंड होगी जो उनको सक्सेस स्टोरी बनाएगी। सही। अब्दुल्ला, आपसे बात करना चाहूँगी और आपसे पूछूंगी कि अगर हम बात करते हैं साइट फाउंडेशन के हवाले से, तो तालीम के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चों को जदीद तालीम से भी क्या रास्ता किया जाता है, उस हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं और ये अखराजात आप किस तरह से पूरे करते हैं? अच्छा, हमारा ये मानना है जी कि हम एक बच्चा नहीं पढ़ाते, हम एक ख़ानदान को पढ़ाते हैं। एक बच्चा भी अगर हमने पढ़ा लिया तो उसका मतलब है वो अपने ख़ानदान को पुल आउट कर सकता है। एज लाइक जैसे नेपोलियन ने कहा कि अगर आप मुझे 10 पढ़ी लिखी माएँ दे दें तो मैं आपको पढ़ा लिखा माशरा दे सकता हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही है, उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अब हमारा थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि एजुकेशन बिल्कुल महंगी है जी। लाहौर शहर में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा रेट्स हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारा एक यूनिक किस्म का मॉडल है। हम लोग वहाँ पे ऐसे करते हैं कि जो स्कूल अपने अखराजात नहीं पूरे कर सकता उसको हम एक किस्म का उसका बाजू बनते हैं और हम उनके साथ लमसम अमाउंट पूरे साल की तय करके उनके साथ हम लोग फिर काम शुरू कर देते हैं। उससे ये होता है कि जैसे एक टीचर की सैलरी वहाँ पे 2,000-2,500 रुपये एक महीने की, और वो भी उसको नहीं मिलती 4 महीने 3 महीने, तो वो हम लोगों ने हमारे जाने से ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 14,000 सैलरी करवाई है एजुकेशन के ऊपर, कि जो जिसके जितना अच्छी एजुकेशन है उस हिसाब से उसको उतनी ज़्यादा सैलरी वहाँ पे मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, अब हम आपने सैलरीज की बात की है तो ये वो एक पॉइंट होता है कि जिसके ऊपर मेरे ख्याल से हर एक इंसान जो है वो 10 दफ़ा सोचता है या 12 दफ़ा सोचता है कि अगर हम काम करने जा रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट कैसे किया जाएगा। क्या आप अपने टीचर्स की जो सैलरीज हैं वो अपने डोनेशन में से निकालते हैं? किस तरह से मैनेज करते हैं उनको? और आपके पास जो टीचर्स काम करने वाले उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? हमारे पास मास्टर्स तक हैं, कुछ हैं वो एमफिल भी कर रही हैं, टीचर्स वहाँ पे हैं, लोकल्स हैं और वो वहीं पे अपने उन्हीं स्कूलों से निकली हुई हैं वो, और वही टीचर्स हैं वो अब अपने प्रिंसिपल्स के साथ वो एक किस्म का उनका सपोर्ट कर रही हैं उनको, ताकि हमारे से भी बाकी किसी को फ़ायदा मिल जाए, और उन्हीं के इलाके की डेवलपमेंट के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, डेवलपमेंट की अगर बात की जाती है तो डॉक्टर साइमा, डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि पर्सनली खुद भी विजिट करके मैंने देखा तो वहाँ पे डेवलपमेंट सेक्टर में तो कोई काम किसी भी किस्म का नहीं हुआ हुआ,
वही बात आ जाती है कि वो आसाइशें जो ज़िंदगी की हम लोगों के पास मौजूद हैं वो लोगों के पास मौजूद नहीं हैं। आप क्या समझती हैं कि डेवलपमेंट सेक्टर के हवाले से वहाँ पर आपके बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं कि जिन्हें अभी मज़ीद ज़रूरत है कि उन्हें बेहतर किया जाए, पहाड़ों के साथ वो जगह हैं, वो स्कूल्स वगैरह बने हुए हैं, उनके रीबिल्ड के लिए आपके पास क्या प्लान्स हैं या आप क्या समझती हैं कि वो कैसे ठीक, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक किया जा सकता है? इसमें नेक्स्ट हमारे आने वाले फ्यूचर में साइट की यही प्लानिंग है कि पहले तो हम जिस तरह से भी वर्किंग कर रहे थे, प्रिंसिपल्स को, स्टूडेंट्स को और फैसिलिटेट करने की, टीचर्स को हेल्प करने की कोशिश ज़रूरत की महसूस की और उस पर वर्किंग की गई थी। अब नेक्स्ट में स्कूल्स, तमाम स्कूल जो हैं, स्पेशली अभी फर्स्ट टारगेट पे एजेके के स्कूल्स हैं, आज़ाद कश्मीर में स्कूल के अपलिफ्टिंग प्रोग्राम में उन स्कूल्स के लिए यूनिफॉर्म, किताबें और इनके अलावा बिल्डिंग, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चीज़ें जो हैं वो उनको हेल्प आउट किया जाएगा, जिसके लिए लाजमी बात है कि एक बहुत बड़े किसी डोनर की ज़रूरत होती है, डोनेशन की, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे। 1 बाय 1 स्कूल्स को अब लेके चलेंगे ताकि एक स्कूल को उसके पाँव पे खड़ा कर दें और बुनियादी सहूलतें दे के तो फिर नेक्स्ट तरफ मूव किया जाए। अच्छा, बुनियादी सहूलियत अगर बात की जाती है एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, तो अब्दुल्ला आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा फोकस जो है, आपने तालीम पे तो कर दिया, लेकिन तालीम के अलावा और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? क्योंकि एक मौसम जो है वो हमारी तरह का मौसम वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर मौसम की जो है वो सख्ती बहुत ज़्यादा है, बिलखुसूस सर्दियों की अगर बात की जाए। गर्मियों के दिनों में दरिया में तुग़यानी होती है और पानी का बहाव भी ज़्यादा होता है, और सर्दियों में ऑलरेडी वहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को स्कूल्स के अंदर आप किस तरह से मैनेज करते हैं? छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे जो पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए क्या चीज़ें उनको फैसिलिटेट किया जाता है या किस तरह से आप उन्हें मैनेज कर रहे होते हैं? मैम, हम लोग ने कोशिश की है कि हम लोग कुछ बेहतर करें उस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी हम लोगों ने वहाँ पे साफ़ पानी का इंतज़ाम थोड़ा सा किया है, जो चश्मे से डायरेक्ट पाइपलाइन वहाँ तक स्कूल तक पहुँचाई है। उसके बाद हम लोगों ने एक स्कूल में अभी सोलर लगवा के दिया, क्योंकि वो पन बिजली है वहाँ पे सारी। वहाँ पे लाइट का भी इशू है, जब बारिश होती है या फिर बर्फ़बारी होती है तो वो उन लोगों का इशू आता है वहाँ पे, फिर उनको लाइट नहीं मिलती और कह लें कि 3-3 दिन लाइट नहीं होती। तो हमने एक स्कूल में अभी सोलर पैनल लगवा के दिए है, 2 kVA का सिस्टम है, उससे उनका काफ़ी हद तक क्लासरूम और कंप्यूटर लैब वगैरह काफ़ी हद तक वो उससे काम चला लेंगे अपना वो वाला जो। उसके अलावा आप जो एक तो ये चीज़ की है हमने, फिर उसके बाद वहाँ पे हेल्थ की भी इश्यूज़ हैं, लेकिन वो अभी हम उस तरफ जा नहीं रहे। लिटरेसी रेट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही हमारा है कि बच्चों में जज्बा भी बहुत ज़्यादा है। नो डाउट, वो तो हमने खुद पर्सनली विजिट करके देख भी लिया कि वहाँ के बच्चों में किस तरह से जज्बा पाया जाता है। डॉक्टर साइमा, आप जो काम कर रहे हैं कि ये काम गवर्नमेंट के करने के हैं, और इतने बड़े लेवल पे एक नेटवर्क को चलाना या लोगों की तरफ रुजू करना, सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या एजे की गवर्नमेंट जो है, उन लोगों का कितना तावन है आपके साथ? इस तमाम जो आपका काम है, वर्कआउट है, इसके अंदर आपको कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और आप इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं? इसमें मेरा पर्सनली इस चीज़ पे बिलीव है कि कुछ भी चीज़ सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ी जा सकती, हमारी पर्सनली भी जिम्मेदारियां हैं जो हमें पूरी करनी है। तो साइट फाउंडेशन ने जो मिशन और विजन स्टार्ट किया है कि एजुकेटेड पाकिस्तान का, तो जितने लेवल पे जिस एरिया पे रह के हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, उनको रीच आउट करते हैं, तो उतना कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लेवल पे भी लाजमी बात है कि अगर हमें हेल्प आउट किया जाए तो फिर ये जो हमें स्कूल की अपलिफ्टिंग है उसमें बहुत आसानी हो जाएगी कि हम बच्चों को सबसे बेसिक जो जरूरत है बिल्डिंग, तो वो इमारत स्कूल की कुछ इस तरह से दे दीजिए जहां वो सेफ अपने आप को फील करें। और सेकेंडली जो गवर्नमेंट से बल्कि रिक्वेस्ट होगी मेरी कि एनओसी के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है 2019 से, तो उसके लिए अभी तक आपका एनओसी की प्रोसेस चल रहा है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट होगी कि साइट फाउंडेशन की वर्किंग को देखते हुए। डॉक्टर साहब, एनओसी जो है इसके अप्रूवल में कितना टाइम लग जाता है और एनओसी क्यों जरूरी होता है एक फाउंडेशन के लिए? एनओसी मेरे ख्याल में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमें स्टेप बाय स्टेप फुलफिल करना चाहिए। अगर उसकी ज़रूरत किसी भी एनजीओ को है और उनकी वर्किंग को देखते हुए और उनकी ऑडिट वगैरह, उनकी बाकी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा स्पीडी काम किया जाए तो एनजीओ के लिए बहुत आगे तक रीच करना बहुत इजी हो जाता है। बहुत से काम हमारे ये एनओसी की वजह से रुक जाते हैं कि उसकी अप्रूवल में टाइम है या उसकी जो भी प्रोसेस है।
तो लेकिन ये है कि हर चीज़ के एक बाकायदा असूल या पॉलिसी वगैरह होती है, तो उसको फॉलो Through करते हैं, proper जो है वो थ्रू उसको प्रॉपर चैनल चलते हैं हैं। अब्दुल्ला, अगर हम आपके जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट की अगर बात की जाती है, तो गवर्नमेंट के साथ क्या आप लोगों ने कभी कोई इस तरह से इल्हाक करने की कोशिश की है? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने इस प्रोजेक्ट में शामिल करने की, अपने मसाइल से आगाह करने की आपने कभी कोशिश की हो? क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर जितनी भी आपके पास तादाद में चीज़ें मौजूद हों, वो उतनी ही कम मालूम होती हैं। ऐसे है कि एक तो हम एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो काम तो अपनी मदद आपके तहत ही हम लोग करें। लोकल्स की थोड़ी सपोर्ट हमें है, कुछ डोनर्स की सपोर्ट हमें है, इसके साथ हम लोग काम करें, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे हमारा किसी के साथ अभी कुछ भी नहीं है। कोशिश है, हम लोग कर रहे हैं अपने, यानी कि इनफरादी तौर पे कह लें आप या एज आ टीम कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता है। हमने एक जगह देखी कि हम लोगों को यहाँ पे काम करना चाहिए, वहाँ पे हमने काम शुरू किया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग कुछ ना कुछ करके जॉइंट वेंचर ज़रूर करेंगे लोगों की बेटरमेंट के लिए। सही। डॉक्टर साइमा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे फिर एक ये भी आता है कि वो मुखय्यर हज़रात जो लोग आप लोगों के साथ आपकी टीम के तौर पे काम करें, जैसे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप मैं चाहूँगी उस हवाले से भी बताएं कि किस तरह से आप एक बच्चे की एजुकेशन के लिए डोनेशन आप इकट्ठे करते हैं, और उसके बाद ये कैसे मेक श्योर किया जाता है देने वाले को भी और जिसके पास पहुँच रहा होता है उसको भी, और क्योंकि आप दरमियान में ब्रिज का किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें कैसे मेक श्योर होती हैं कि एक देने वाले बंदे के जो पैसे हैं वो उस बच्चे तक पहुँच रहे हैं, और ये डोनेशन किस तरह से इकट्ठी की जाती है? ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यही है कि जो देने वाला है वो आप पे ट्रस्ट क्यों करे, आपको क्यों दे, सबसे पहली चीज़। और उसकी इसके लिए मैं मतलब अपने डोनर्स का ही थैंकफुल हूँ कि वो ट्रस्ट करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। इसमें वो डोनर्स भी हैं जो बहुत जिन्होंने पूरे पूरे स्कूल्स को अपलिफ्ट किया हुआ है जी। और सेकंड वो भी डोनर है जिन्होंने हमारे 1K1 प्रोजेक्ट के थ्रू एक एक बच्चा भी स्पॉन्सर किया हुआ है, और हमारे लिए वो सेम उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने 300 बच्चा स्पॉन्सर करने वाला या एक बच्चा स्पॉन्सर करने वाला। तो उसमें ये है कि 1K1 लाइफ यानी एक बच्चे की आप स्टडीज का खर्चा 1000 रुपया एक महीना देकर उठा लेते हैं, और फिर वो उनको ईमेल के थ्रू उस बच्चे की पूरा स्टेटस बताया जाता है कि वो बच्चा कौन है, उसके फादर, उसकी स्कूल, उसकी क्लास, और फिर वो क्वार्टरली बेस पे उनकी प्रोग्रेस। तो फिर इस तरह से टैग्ड बच्चा जो है वो उसका स्पॉन्सर का ही, वो डोनर का ही हो जाता है। तो फिर डोनर आसानी से उसको ये समझ सकता है कि बच्चा 1 क्लास में अडॉप्ट किया था, तो वो सक्सेस स्टोरीज बनाने में किस तरह। इसका मतलब है कि आपका प्रॉपर एक चैनल है कि जिसके जरिए आप उस फैमिली को या उन लोगों को बता रहे होते हैं कि आपने जिन लोगों को अपने साथ, आप जिन लोगों को डोनेट कर रहे हैं उन तक पहुंच रहा है। हाँ जी, और इसके साथ ये भी एक फैसिलिटी है कि वो डोनर डायरेक्ट उस बच्चे को भी मिल सकता है, कांटेक्ट में हो सकता है। यहाँ पर वक्त और चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं कि तालीम के साथ साथ फ़नी तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ अगर हुनर शामिल हो जाए तो एक मुल्क के एक नौजवान को जो है वो अपनी तरक्की के सफ़र तय करने में ज़्यादा आसानी होती है। वो कैसे होगा ये सब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ये धरती खूबसूरती की आमाजगाह है। पाकिस्तान का हर एक शहर अपनी मिसाल आप है। यहाँ सकाफत, खेल, तारीखी इमारत और खाने पीने की नित नई चीजें मौजूद हैं। मैं एहसान इलाही शहरनामा में आपको मिलवाऊंगा पाकिस्तान के शहरों से। मेरे साथ रहिएगा सिर्फ टैलेंट न्यूज पर। औरत हर रूप में इज्जत का पैकर, अगर बेटी है तो बाबा के मुकद्दर का सितारा, अगर माँ है तो जन्नत का इस्तारा, अगर बहन है तो भाई की आंख का तारा, हर कदम पे मर्द के शाना बशाना। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। लेडीज़ फर्स्ट में हम उन सब लेडीज़ की अचीवमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे, उनसे जानेंगे कि बिहाइंड द स्क्रीन उनके साथ क्या एफर्ट्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पे हैं। तो देखना मत भूलिए वंस अ वीक लेडीज़ फर्स्ट। दुनिया में इकोनॉमी इस वक्त टोटली डिसरप्ट है। कहीं मार्केट शेयर की जंग है, कहीं प्राइसेस की। कोई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है और कोई सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए ग्लोबली इक्विटीज, कमोडिटीज और प्रेशियस मेटल्स
वॉलेटाइल हैं। पाकिस्तान खुद इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर कर रहा है। क्या कर पाएगा और इतने रिस्की एनवायरनमेंट का इंपैक्ट हमारे बिजनेसेस पे क्या होगा? इन तमाम अहम अमूर को हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम बिजनेस न्यूज डेली विद इहसान इकबाल में। So watch us Monday through Friday only on Talent News. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। बात की जा रही है तालीम के हवाले से और उस एरिया में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें शेलिंग और गोला बारूद ही नज़र आता है और मासूम जानों का ज़िया ही नज़र आता है, और वो किया जाता है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से। डॉक्टर साहिमा, तालीम के हवाले से अगर बात करते हैं तो तालीम के साथ साथ हुनर का होना भी बहुत ज़रूरी है। वोकेशनल तालीम के लिए, फ़नी तालीम के लिए आप क्या समझती हैं कि आपकी फाउंडेशन का क्या किरदार है? क्योंकि सिर्फ तालीम ही नहीं, एक हुनर जो है वो एक इंसान को इस काबिल बना सकता है कि वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में शामिल भी हो सकता है और अपने घर की कफालत भी कर सकता है। एग्जैक्टली साइट फाउंडेशन ने एजेके में जिस तरह से वर्किंग स्टार्ट की, उनका स्ट्रेस, उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर और बच्चों में फियर जो देखा, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड, जो लेवल है, वो कम से कम इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे को कोप अप करना, स्ट्रगल वगैरह करना और इन चीज़ों में करें। वो फियर लाजमी बात है कि एक सबसे पहले तो एलओसी में जो फायरिंग अचानक से होती है, बच्चे स्टडीज कर रहे होते हैं और फायरिंग होती है और फिर वो मूव करना पड़ता है उनको, और काफ़ी दिन उन स्कूल ओपन ही नहीं होते और बच्चे घरों में डरे और सहमे हुए और फटी किताबों के साथ बैठे होते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है, उनका स्ट्रेस होता है। क्योंकि ये मैंने खुद फील किया है कि जब मैं क्वार्टरली बेस पे उनके बच्चों को मिलने या टीचर्स ट्रेनिंग पे भी जाती हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब गए नॉर्मल हालात में बच्चों में वो चीज़ नहीं थी। फिर एक दफ़ा हमारी मौजूदगी में ही जब फायरिंग हुई और नेक्स्ट डे मैं बच्चों के साथ सेशंस में मिली, तो बच्चे कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थे, इतना फियर था उनका, वो आंसर करने के काबिल नहीं थे क्योंकि वो मेंटली तौर पे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। सही। तो तब हमने फील किया कि सबसे पहले तो इनके साथ हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, प्रिंसिपल्स के साथ, मैनेजमेंट्स के साथ। तो इनके सिलेबस पे वर्किंग्स हमने स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस स्टेज पे हैं कि साइट के सब स्कूलों में इंशाल्लाह आने वाले सेशन में एक ही सिलेबस प्लान किया जाएगा और फिर वो नेक्स्ट, जैसे इमरान खान ने, ये हमारे वजीर आज़म ने प्लान किया है एक ही निसाब, तो फिर नेक्स्ट टाइप उसमें आने वाले साल में उनकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि उसको भी एक्सेप्ट कर सकें। फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप्स आते हमें इस चीज़ का शिद्दत से एहसास है कि 6 क्लास से इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग्स ज़रूर होनी चाहिए और आने वाले फिर टाइम में इंशाल्लाह उसके लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं और उसके लिए आपको भी अंदाजा है कि रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है सबसे पहले। अब्दुल्ला, कितने लोगों की अब तक आप मदद कर रहे हैं या कर चुके हैं, और आप क्या समझते हैं कि ये तादाद सिर्फ इतनी ही नहीं होनी चाहिए, इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए? अभी तक हमारे पास ऑलमोस्ट 6000 बच्चे टैग हैं साइट के अंडर, और हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं नसरुल समद कुरैशी साहब, उनका वो कहते हैं जी कि मेरा ख्वाब है कि मैं 10,000 कम से कम बच्चे कर लूँ अभी इनिशियली तौर पे। लेकिन हम लोगों का ब्रॉड में अगर आप देखें तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो भी और बाकी बोर्ड मेंबर्स भी, उनका ये है कि हमारा ये ख्वाब है कि हम नीलम वैली पहले पूरी ऑक्यूपाई कर लें, कि कोई बच्चा भी नीलम वैली का वो स्कूल से बाहर ना हो फीस ना देने की वजह से। सही। अच्छा, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर साहिमा बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, तो फिर एक औरत का भी बड़ा अहम किरदार होता है उस तालीम में। आप क्या समझती हैं कि वहाँ की ख़वातीन को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है? क्योंकि हर इलाके की अपनी एक सकाफ़त होती है, अपना एक कल्चर होता है, अपनी एक पहचान होती है, तो वहाँ की ख़वातीन को किस तरह से इंगेज किया जा सकता है, या इस हवाले से अभी आपका कोई प्लान है या कुछ आप सोच रहे हैं? इसमें आप जैसे कि अब्दुल्ला ने बताया, सबसे पहली चीज़ तो ये गोट प्रोजेक्ट, इसमें इन्वॉल्व ही औरतों को किया गया है, उनको फिनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग करके। सेकेंडली आने वाले टाइमों में हमारी यही है कि जो औरत जिस तरह जैसे कि आपको पता है उन एरिया में एम्ब्रॉयडरी या इस तरह से वर्किंग औरतें करती हैं, तो उनको उन्हीं के लेवल पे वो फैसिलिटी दी जाए। या जैसे कुछ औरतों ने हमें सिलाई मशीन के लिए भी रिक्वेस्ट की है, कुछ ने बिजनेस का घर के बाहर ही दुकान खोलने के लिए रिक्वेस्ट की है
कि वो किसी तरह से सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट कर सके, तो उसमें भी हमारे आने वाले वक्तों में उनको सपोर्ट करने के लिए आइडियाज हैं। लेकिन बात वही कि इंशाल्लाह इस मिशन को भी साइट आगे तक लेके चलेगा। अभी तक तो एजुकेशन में ही हम लोग सपोर्ट कर रहे थे। सही। अब्दुल्ला, काउंसलिंग भी करती है आपकी फाउंडेशन उन लोगों की कि जो लोग इस वक्त जो हैं वहाँ पर रह रहे हैं। मर्द की काउंसलिंग करने के लिए आप कोई सेशंस वहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि घर का मर्द जो है वो फैसला करता है कि उसका बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, या उसकी खातून जो है वो किसी प्लेटफॉर्म के साथ मुंसलिक होकर काम करेगी नहीं करेगी। तो आप इस हवाले से कोई काउंसलिंग का किरदार अदा करते हैं वहाँ पर? बिल्कुल हम लोग करते हैं जी। हम लोगों का सेशंस होते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग का अलहदा सेशन होता है, वो हम लोग फीमेल टीचर्स की वहाँ पे और मेल टीचर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। साथ साथ हमारा फैमिली काउंसलिंग का भी एक सेशन होता है, उसके अंदर पेरेंट्स आते हैं और उनको, जैसे ये कोरोना के दिनों में हम लोगों ने, कोरोना के बाद हम लोग जब काफ़ी ज़्यादा पीक पे था तो वहाँ पे जाके उन लोगों की काउंसलिंग करवाई थी SOPs वगैरह के बारे में और किस तरह आप बच सकते हैं इस सारी चीज़ से। क्या कोविड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये होगी थी कि रोजगार लोगों के पास नहीं थे। बिल्कुल। तो उसके हवाले से आप क्या कर रहे थे उस वक्त वहाँ? उस टाइम पे सच हम लोगों ने वहाँ पे कुछ इतना नहीं किया क्योंकि लॉकडाउन था, हम लोग जा भी नहीं सके। हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग में गई। रिसेंटली अभी मैं वहाँ पे गया हुआ था पिछले महीने में, तो तकरीबन कह लें कि 2 मिलियन का हम लोगों ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे लगाए हैं उनके। उसके अंदर वही जो मैं चीज़ें बता रहा था कि हम लोगों ने सोलर पैनल भी लगवा के दिया, स्कूल थे प्राइमरी लेवल के उनको हमने सेकेंडरी करवाया, साइंस लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह बनवाई, लाइब्रेरीज़ के सामान था, फिर उसके बाद इसका आपका कंप्यूटर लैब्स थे और इस फर्नीचर था, टेबल्स थे, टीचर्स के लिए कुर्सियाँ लेके गया हूँ मैं वहाँ यहाँ से। इसका मतलब है कि बच्चों को जदीद तालीम से आप रास्ता कर रहे हैं, उसमें साइंसी तालीम भी है और उसमें जी जो कंप्यूटर के हवाले से अगर बात की जाए तो वो भी वहाँ पे मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये किस तरह के सेक्टर्स होते हैं कि जहाँ पर बच्चों ने फिर आगे भी परफॉर्म करना होता है, कॉलेज लेवल पर भी जाना होता है? आपके स्टूडेंट्स क्या बोर्ड में अपीयर होते हैं? क्या उनके लिए आपने कोई ऐसा सिस्टम या कोई क्राइटेरिया बनाया हुआ है? क्योंकि असल रेस तो आपकी तब शुरू होती है जब आप बोर्ड एग्जाम में सामने आते हैं। हमारा एक कॉलेज है, वो एक स्कूल है, वो कॉलेज भी है अशकोट के अंदर, नीलम वैली में एक है अशकोट जगह, वहाँ पे अलनूर के नाम से है। वहाँ पे बच्चे सेकेंड ईयर तक तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद वो मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। और उनमें जो सेकेंड ईयर में ज़्यादा जो तादाद है, वो खुशी की बात यह है कि वो ज़्यादातर लड़कियाँ हैं जो दूर दराज से आती हैं तालीम हासिल करने के लिए, क्योंकि वो समझती हैं कि सिर्फ तालीम ही है जिससे उनके अंदर चेंज आ सकता है, उनकी डेवलपमेंट हो सकती है उस इलाके के अंदर। स्कूल तक आने के लिए एक बच्चे को कम से कम कितना सफ़र तय करना पड़ता है? ये वेरी करता है जी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं सेकेंड ईयर की, वो बच्चियां बेचारी, उनको तकरीबन 1.5 घंटा लगता है स्कूल पहुंचने में। सख्त सर्दी में और बर्फ़ में सारी चीज़ों में वो लोग आते हैं बेचारे, और वापस ये तो अभी उतराई है तो 1.5 घंटा लगता है, वापस घर जाते हुए वो चढ़ाई है तो वो आप उसको 2-2.5 2.5 घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। डॉक्टर साहबा, जब हम बात करते हैं फ़नी तालीम के हवाले से या ग्रूमिंग के हवाले से बात की जाती है, तो आप वहाँ जब जाती हैं तो ख़वातीन के साथ आपके सेशंस किस तरह के रहते हैं, या ख़वातीन को आप किस तरह से मोटिवेट करती हैं कि वो अपना किरदार इस तरह से नहीं इस तरह से भी अदा कर सकती हैं? या बिलखुसूस जैसे आपने बताया कि जब वहाँ पे फायरिंग होती है या जब वहाँ पे शेलिंग की जाती है तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, बच्चों को स्कूल नहीं आने दिया जाता, 6-6 माह तक भी स्कूल जो है वो वहाँ पे बंद रहते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर जाहिर सी बात है एक खातून के जहन में भी असर पड़ जाता है कि जब आप रह ही ऐसी जगह पे रहे हों जहाँ पर आपको नहीं मालूम कि कब किस वक्त आप पे अटैक हो सकता है। अच्छा, इसमें AJK में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं। फैमिली काउंसलिंग जब हम करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एजुकेशन के बारे में उन लोगों में वैसे ही बहुत ज़्यादा पैशन है, और थोड़ा सा साइट हेल्पिंग हैंड बन जाता है तो उनके लिए बहुत थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेन मुश्किलात हमें आती हैं KPK में। KPK में पिक्चर इससे बिल्कुल डिफरेंट है। औरतों का निकलना, औरतों का बात करना, फिर लैंग्वेज बैरियर में समझ तो आ जाती, काफी मदर से मेरी बात होती है तो वो कहती समझ आ जाती है उर्दू की कि क्या आप बोल रही हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। KPK में भी 3 स्कूल हैं हमारे अभी, तो वो स्टार्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग हुई है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो खवातीन को किस किस्म का प्रॉब्लम होता है? वो बाहर नहीं आ सकती, आप उनसे काउंसल नहीं कर सकती? क्या घर की तरफ से मना किया जा रहा होता है, प्रेशराइज किया जा रहा होता है, या एनवायरनमेंट इस तरह की क्रिएट हो चुकी हुई है कि खातून जो है वो सिर्फ घर के अंदर ही रहेगी? इसमें ये आपको मैं एक KPK की मजे की बात बताऊं कि सना स्कूल वहाँ का एक है, उसकी बच्ची ने
10 क्लास में 2nd पोजीशन ली है, और उसी बच्ची को एज अ रोल मॉडल बना के मैं उन सब औरतों को इस चीज़ पे कन्विंस करती हूँ कि आपका भी तो दिल करता है, और ये तभी होता है जब एक मदर स्ट्रांग होगी। क्योंकि उसकी मदर को मैंने अप्रिशिएट किया कि उनकी ही हार्ड वर्किंग और उनकी अप्रिसिएशन की वजह से ये इधर है। और 5वीं के बाद ज़्यादा रेशो है कि KPK में छोड़ देते हैं बच्चे एजुकेशन, स्पेशली लड़कियाँ, तो इस वजह से वहाँ मोटिवेट करने में थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनकी प्रिंसिपल्स को एंगेज किया जाता है कि वो पश्तो ज़ुबान में फिर उनको समझा दें या कम्युनिकेट करें, साइट का जो है मिशन जो है, जो हमारे आने का मकसद है वो भी बताएं। और सेकेंडली रिटर्न नोट्स भी मैं उनको देती हूँ उर्दू ज़ुबान में, ताकि उनके लिए हमें समझना, रीच आउट करना, और फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर के डायरेक्टली हमारे बच्चे जो हैं उनको करियर काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम है या उनको किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात हैं, स्कूल्स में कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो वो डायरेक्ट साइट के साथ जो है वो कांटेक्ट करें और फिर रीच आउट करें। अब्दुल्ला, आपने जैसे बताया कि हम मर्दों की भी काउंसलिंग करते हैं और दुश्वार तरीन इलाकों में भी जाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या सम टाइम आप ऐसा भी होता है कि कुछ जगह आपकी ऐसी हैं कि जहाँ पर वॉक करके जाना भी बहुत मुश्किल काम है, तो उन जगहों पर आपने ये फोकस नहीं किया कि हम इसको बजाय किसी एक मेन जगह पर ले आएँ, ट्रांसफ़र कर दिया जाए? इतने दुश्वार तरीन रास्ते जो हैं उन्हीं को चूज़ करके वहीं पर स्कूल का क़याम किया जाता है या उसी स्कूल को रीबिल्ड कर दिया जाता है? असल में वो गरीब इलाका है सारा, और उनकी वो आबाई ज़मीनें हैं सारी, जी जी, जो पहाड़ के ऊपर ही वो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये रिसेंटली जब ये जुलाई 2019 में सैलाब आया था, तो तब हम लोग ने वहाँ पे एक्टिविटी यानी कि शेल्टर के तौर पे करवाई थी लोगों की। 25 घर थे जिनको हमने 4-4 बिस्तर दिए थे उस टाइम पे, एक बर्तन का सेट दिया था, उसके बाद जो टिन की शीट होती है वो हमने चादरें पहुंचाई थी वहाँ पे शेल्टर के लिए। वो जो मोस्टली वहाँ पे जो लोग हैं वो अपना इलाका नहीं छोड़ते, वो अपनी जगह पर वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो वहीं पे रहते हैं। वो जो भी आपने जो भी इसलिए आप लोग फोकस करते हैं कि बजाय उनको डिस्टर्ब करने के आप वहीं पर उनके लिए चीज़ों को प्रोवाइड कर दें। हाँ जी बिल्कुल, हमारा यही है कि उनके ही इलाके में हमारा ना बड़ा यूनिक किस्म का मॉडल है। हम स्कूल बनाते नहीं हैं, हम प्राइवेट स्कूल अडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ के ही लोगों के लिए। ठीक, अच्छा, आप मुझे ये भी बता दीजिए कि जो आपके डोनेशन करने वाले लोग होते हैं, आपको डोनेट करते हैं या आपके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आपके साथ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या आपके साथ कैसे मिलके काम कर सकते हैं? हम लोगों का अकाउंट है और हमारी वेबसाइट भी है, आप उसको विज़िट भी कर सकते हैं। और EY से हम लोग ऑडिट करवाते हैं अपना, जिसने जो मर्ज़ी डोनर जब मर्ज़ी आके हमारे ऑफिस में देख सकता है कि किस मद में पैसे आए और किस मद में गए। ट्रांसपेरेंसी सबसे पहले हम इंश्योर करते हैं, उसके बाद सारा अभी जितना भी हमारा सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ट्रांसपेरेंट है हर एक चीज़ में। वो जो मर्ज़ी डोनर आके जब मर्ज़ी देख सकता है, कोई इशू नहीं है। डॉक्टर साहबा, आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? इन फ्यूचर जो है वो साइट फाउंडेशन क्या करने जा रही है, और आप क्या समझती हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए क्या मतलब आपको फैसिलिटेट कर सकती है, या किन जगहों पर आप समझते हैं कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट में? और नेक्स्ट हमारी साइट फाउंडेशन की नेक्स्ट प्लानिंग में हम लोगों का सर्वे होने जा रहा है AJK में, जिसमें हम सबसे पहले यही देखेंगे कि किस किस जगह पे किस रेशियो है बच्चों का, उन बच्चों का जो स्कूल नहीं जा रहे, और फिर उसके बाद रीज़न के क्यों नहीं जा रहे, स्कूल दूर हैं या प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट नहीं है, या सबसे पहले तो उनके रीजंस फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे डिफरेंट प्लान है कि उन जगहों पे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, या तो उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में थ्रू मोटिवेशंस आफ्टर डिस्कशंस या जिस तरह से भी हम उनको कर सके, एजुकेशन के बारे में कन्विंस कर सके कि बच्चों को स्कूल में एटलीस्ट दाखिल कराएं। वो गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि लाजमी बात है कि सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है बच्चे का स्कूल में जाना, अपने आप को इंगेज करना। उसके लिए हम कभी भी पेरेंट्स को फोर्स नहीं करते, और हर जगह पे हर स्कूल और हर टीचर जो है वो कोशिश कर रहा है, और प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होता है। सबसे पहले बच्चा रीच आउट करे, और फिर उसके बाद हम उन बच्चों को चेक बैलेंस करते रहें, उनके साथ इंगेज रहें, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करते रहें, तो फिर लाजमी बात है कि ये रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे ये इनकी बिल्डिंग्स वगैरह सबसे मेन जो हमारा इशू है वो यही है कि मोस्टली रेंट पे हैं। आपने देखा कि पहाड़ी इलाके पे किस तरह से वो बिल्डिंग है, और कुछ स्कूल्स तो आप समझे कि 3 पहाड़ियों पे हैं,
2 क्लासें इधर हैं, 2 क्लासें इधर हैं, 2 इधर हैं, तो वो बहुत ज्यादा गैप आ जाता है और वो और फिर dangerous भी टीचर्स है। भी रिक्वायर्ड होती हैं उनके लिए, स्टाफ के लिए उन चीजों को करना, और एक प्रॉपर स्कूल का स्ट्रक्चर नहीं देता, सही। तो इसमें उनको हेल्प आउट की जाए। ठीक। अच्छा, टीचर्स को आप ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं? क्योंकि आजकल जो निसाब है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चों को अगर आप वही जदीद तालीम से आरास्ता कर रहे हैं तो टीचर ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। आपने कहा कि टीचर्स हम सारे वहीं से ही ऑक्युपाइड करते हैं जो उस इलाके से पढ़े हुए होते हैं, तो उनको उनके ग्रूमिंग सेशन के लिए आप लोग क्या करते हैं, कैसे ग्रूम करते हैं उन टीचर्स को? इसमें यही कि क्वार्टरली बेस पे हम लोगों के विजिट्स होते हैं, ट्रेनर्स होती हैं, और फिर वो स्पेशली ट्रेनर जो होते हैं वो हम लोग अपने साथ लेके जाते हैं, और किसी एक एरिया में या हॉल में हम लोग बुकिंग करा लेते हैं 35 to 40 स्ट्रेंथ की टीचर्स की, और उनकी एक ही जगह पे 1 डे और 2 डे की इस तरह से ट्रेनिंग जो है करवाई जाती है। ये सब्जेक्टिव बेस्ड भी होती हैं, मोटिवेशनल भी होती हैं, जैसे बैक टू स्कूल से रिलेटेड भी हमने ट्रेनिंग्स करवाई हैं, उनकी स्किल्स से रिलेटेड भी, कम्युनिकेशन की, और डिफरेंट ट्रेनर के थ्रू उनकी जो स्किल है उसको पॉलिश करने के लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं। उनको साथ साथ सेशन उनके करवाते रहते हैं। Continue। अब्दुल्ला, कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, ठीक है, और इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, वो हमारा ही हिस्सा है, वहाँ के लोग हमारे हैं। वहाँ के लोगों में पाकिस्तान का जज्बा किस तरह से देखा आपने? क्योंकि जब साइट फाउंडेशन वहाँ पर गई तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था, और आप क्या समझते हैं कि उन लोगों में पाकिस्तान से मोहब्बत कितनी पाई जाती है? पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। वो जज्बा वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जो बच्चे इस टाइम पे जो जज्बा है उनके अंदर, टीचर्स का जो जज्बा है और जो लोकल कम्युनिटी है उसका जो जज्बा है, वो हम लोग बयान नहीं कर सकते। पाकिस्तान से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं वो लोग। और वहाँ पे एक मैं आपको मज़ेदार की बात बताऊँ, मैंने पूछा बच्चों से कि आपने बड़े होके क्या बनना है, तो इवन प्रेप क्लास का बच्चा भी वो कह रहा है कि मैंने फ़ौज में जाना है। सही। उनका जज्बा इतना वो, क्योंकि वो सफ़र बहुत ज़्यादा इलाका किया हुआ है, हर घर में कोई ना कोई शहीद लेकिन ये है। खौफ होना चाहिए कि नहीं हम नहीं जा सकते, या एक तरफ पे हमारे एक ऐसा मुल्क है कि जो हमें किसी भी वक्त टारगेट कर सकता है। कुछ एरियाज ऐसे भी हैं कि जहाँ पर आबादी नीचे है और उनके मोर्चे ऊंचे हैं और वो आबादी को डायरेक्ट निशाना बनाते हैं, जो आए दिन हम देख रहे होते हैं। तो लोगों में तो खौफ होना चाहिए, आर्मी की तरफ आते हुए या पाकिस्तान की बात करते हुए तो लोगों को डरना चाहिए, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उनका जज्बा जो है वो बहुत अरूज पे है, वो अल्फाज में नहीं बयान कर सकते। जिस तरह वो लोगों के सेंटिमेंट्स भी हैं उन लोगों के वहाँ पे, और इलाके के अंदर चीज़ें ही इस तरह की हैं कि वो खुद कुछ ना कुछ अपना, वो बेशक वो महाज पे जाके लड़के कुछ ना कुछ अपना रोल अदा करें, जो वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। जी, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो फिर एक बात जो है वो कंफर्म हो जाती है कि कश्मीर और पाकिस्तान दोनों ही एक वजूद और एक जान हैं और कभी भी जुदा नहीं हो सकते हैं। और ज़रूरत इस अमर की है कि वहाँ LOC के करीब बसने वाले जो लोग हैं, उनके मसाइल, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हम लोगों से कई गुना मुख्तलिफ हैं। उनके मसाइल में हम उन्हें कितना हेल्प आउट कर सकते हैं, इस हवाले से मीडिया भी अपना किरदार अदा कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अपना किरदार ज़रूर अदा करेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़ान फ़ायज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।